पिछले लेक्चर में अपन ने क्षमता वृद्धि होने पर संपत्ति की पुनर्स्थापना की दशा में लेखांकन किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की और खाते बनाने भी सीखे। आज अपन दोहरा खाता प्रणाली की विशेषताओं के बारे में, दोहरा खाते प्रणाली और इकहरी खाता प्रणाली में अंतर के बारे में, दोहरा खाता प्रणाली के लाभों के बारे में, दोहरा खाता प्रणाली के दोषों के बारे में और दोहरी प्रविष्टि प्रणाली और दोहरा खाता प्रणाली में क्या अंतर है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, अपन डेफिनेशन पढ़ी है, उसके हिसाब से दोहरा खाता प्रणाली की सबसे पहली विशेषता आपको खुद को पता है कि चिट्ठा इसमें दो भागों में बनाया जाता है। कौन से दो भाग? जिसमें एक तो पूंजी खाता बनता है और दूसरा सामान्य चिट्ठा बनता है। इसी तरह से दोहरा खाता प्रणाली की दूसरी विशेषता है कि जो संपत्तियां अस्तित्व में भी नहीं हैं उन्हें भी पूंजी खाते में दिखाया जाता रहता है, उन्हें राइट ऑफ नहीं किया जाता। जैसा कि कल अपन ने और परसों दोनों पिछले दो लेक्चर में अपन ने समझा कि संपत्ति की पुनर्स्थापना होने पर उसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट निकाली जाती है और उसको रिप्लेसमेंट अकाउंट में डेबिट किया जाता है। संपत्ति का खाता कभी भी क्रेडिट नहीं किया जाता। इवन संपत्ति पुरानी सामग्री बेची भी जाए या उसको काम में लिया जाए तो रिप्लेसमेंट अकाउंट को ही क्रेडिट करते हैं अपन। तो ये एक इसकी विशेषता है कि जो संपत्तियां अब अस्तित्व में नहीं रही है उन्हें भी पूंजी खाते में दिखाया जाता रहता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कम नहीं किया जाता। तीसरी बड़ी विशेषता है कि मूल्यह्रास का लेखा जब इस लेखांकन में किया जाता है, जिसके लिए हास कोष मतलब मूल्यह्रास कोष की स्थापना करके उसके माध्यम से किया जाता है और स्थायी संपत्तियां लागत मूल्य पर ही पूंजी खाते में दर्शाई जाती है। जैसा कि अपन ने शुरुआत में जब बैलेंस शीट देखी तो जनरल बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन फंड आता था और संपत्तियां हमेशा लागत मूल्य पर ही दिखाई जाती थी। इसी तरह से दोहरा खाता प्रणाली की एक विशेषता रेवेन्यू अकाउंट में देखी थी आपने कि ब्याज को नियोजन की मद के रूप में दर्शाते हैं, अर्थात नेट रेवेन्यू अकाउंट में है उसे दर्शाया जाता है। ये भी एक दोहरा खाता प्रणाली की विशेषता है। इसी तरह से पांचवी विशेषता है कि प्रतिभूति प्रब्याजी को भी, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है, उसे भी पूंजी मद के रूप में पूंजी खाते में दर्शाते हैं, जनरल बैलेंस शीट में नहीं दर्शाते क्योंकि वो पूंजीगत मतलब पूंजीगत प्राप्ति मानी जाती है। और लास्ट में एक विशेषता नवीनीकरण और चालू आगम, जो नवीनीकरण किया जाता है रिन्यूअल्स, वो चालू आगम मतलब करंट रेवेन्यू में से होता है, अर्थात प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट निकाल के जितनी भी डिफरेंस होती है पुरानी संपत्ति की लागत जो पुराने टाइम थी और आज की डेट में कितनी, उनका डिफरेंस कहाँ डाला जाता है? रिप्लेसमेंट अकाउंट में, और उसका बैलेंस रिप्लेसमेंट अकाउंट का रेवेन्यू अकाउंट से चार्ज किया जाता है। ये लैंग्वेज में बात लिखी हुई है जो अपन करते आए हैं अभी अकाउंटिंग में। इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं दोहरा खाता प्रणाली के लाभ, एडवांटेज या मेरिट्स ऑफ डबल अकाउंट सिस्टम। दोहरा खाता प्रणाली में खातों को समझने में आसानी रहती है। इस विधि के अंतर्गत बनने वाले पूंजी खाते से पूंजी के स्रोत तथा उसे काम में लेने के तरीके की जानकारी मिलती है। इसी तरह से दूसरा लाभ एक निर्धारित फॉर्म जिसमें खाते प्रस्तुत किए जाते हैं, वे ये बताने में सक्षम हैं, मतलब वो प्रारूप ये चीज आपको समझाने में सक्षम है कि संस्था उचित लागत पर प्रभावी सेवा प्रदान करती है। इसी तरह से तीसरा लाभ है कि निर्धारित फॉर्म जिसमें खाते प्रकाशित किए जाते हैं उनसे
संस्थाओं को सांख्यिकी विवरणों की रचना करने में आसानी रहती है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि जनता को किस प्रकार की सेवाएं प्रदान की गई हैं। और लास्ट में इस विधि में हास कोष का, डेप्रिसिएशन फंड का अनिवार्यतः निर्माण किया जाता है तथा उसका विनियोग प्रतिभूतियों में किया जाता है, ताकि संपत्तियों की पुनर्स्थापना आसानी से की जा सके और संस्था की तरलता प्रभावित न हो। जिस तरह से किसी भी व्यवस्था के लाभ होते हैं, इसी तरह से उस सिस्टम के कुछ दोष भी होते हैं। तो दोहरा खाता प्रणाली के कुछ दोष भी हैं, डिसएडवांटेज या डिमेरिट्स ऑफ डबल अकाउंटिंग सिस्टम, उसको भी अपन समझते हैं। सबसे पहला दोष है कि संपत्तियों को लागत मूल्य पर ही दर्शाने से चिट्ठा संस्था की सही वित्तीय स्थिति का प्रदर्शन नहीं करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो बेच दी उसकी भी अपन पुरानी कॉस्ट पे ही उसको दिखाते हैं, अब वो नहीं है तो भी, और डिफरेंस उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के डिफरेंस को अपन कैपिटलाइज करके दिखाते हैं, तो वास्तव में तो उसकी कीमत है ज़्यादा, पर संपत्ति खाते में उसे कम दिखाया गया है, तो वो सही स्थिति, लागत दिखाते हुए भी सही वित्तीय स्थिति प्रदर्शित नहीं करती है। इसी तरह से दूसरा दोष है, यदि किसी संपत्ति की आयु कम है तो उसे पूंजी खाते में प्रयोग हो चुकने के बाद भी काफी समय तक लागत पर दिखाया जाता रहता है, क्योंकि कोई दूसरी संपत्ति भी आएगी तो वो कैलकुलेशन तो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट से निकाल के किया जाएगा, मतलब उसकी तो वैल्यू दिखाई जाती रहेगी और डिफरेंस है वो रेवेन्यू अकाउंट से चार्ज होता रहेगा। ये दोष है। तीसरा दोष है, अंतिम खातों के साथ लगे सांख्यिकी विवरण सामान्य जनता को आसानी से समझ में नहीं आते हैं। जो अंतिम खातों के साथ वर्किंग नोट में सूचनाएं, सांख्यिकी विवरण दिए जाते हैं, हर एक जनता उसको आसानी से समझ नहीं सकती। ये सबके लिए होता है, पर दोष तो है ही कोई। आगे, ये आवश्यक नहीं कि चौथा दोष है, यह आवश्यक नहीं कि नई तथा परिष्कृत संपत्ति के निर्माण से संपत्ति का प्रतिस्थापन करने पर आगम खाते से चार्ज की जाने वाले राशि सही ज्ञात हो, क्योंकि अपन देखते हैं कि सामग्री और श्रम का अनुपात भी अनुमानित होता है, उसमें वृद्धि भी अनुमानित होती है, तो एग्जैक्ट फिगर वो नहीं हो सकता। इसी तरह से पांचवा दोष है, प्रतिस्थापन कोष न बनाने पर संपत्तियों के प्रतिस्थापन पर बार बार आगम खाते पर परिवर्तनीय प्रभाव पड़ने से व्यावसायिक परिणाम परिवर्तित होते रहते हैं। क्योंकि रिप्लेसमेंट फंड तो बनता नहीं है, तो बार बार यदि संपत्तियां बदलती रहेगी तो रिप्लेसमेंट अकाउंट रेवेन्यू अकाउंट में जाता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में अलग अलग तरह के प्रभाव, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है उसका तो सिस्टम अलग होता है, पर यदि संपत्ति बार बार और जल्दी जल्दी परिवर्तित हो तो ऐसी दशा में उसकी उपयोगिता कम समय के लिए होने से रिप्लेसमेंट अकाउंट पर समान प्रभाव नहीं पड़ता है, परिवर्तनशील प्रभाव पड़ता है। अब अपन डिस्कस करेंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि दोहरी प्रविष्टि प्रणाली और दोहरी खाता प्रणाली में क्या अंतर है। डिफरेंस बिटवीन डबल एंट्री सिस्टम एंड डबल अकाउंट सिस्टम। जैसा कि हम जानते हैं कि दोहरी प्रविष्टि प्रणाली बही खाता रखने की एक प्रणाली है, अकाउंटिंग करने की एक प्रणाली है, जबकि दोहरा खाता प्रणाली जो है वो लेखों को प्रस्तुत करने का एक तरीका है। ये दोहरा खाता प्रणाली जो है वो लेखों को
प्रस्तुत करने का एक विशिष्ट तरीका है। हालांकि इसमें भी जो अकाउंटिंग होती है वो दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के अनुसार ही होती है, लेखांकन वैसे ही होता है। तो दोहरी प्रविष्टि प्रणाली बही खाता रखने की एक प्रणाली है, जबकि दोहरा खाता प्रणाली लेखों को प्रस्तुत करने का एक विशिष्ट तरीका है। बस ये अंतर है, क्योंकि जो दोहरा खाता प्रणाली उसमें अकाउंटिंग तो दोहरी प्रविष्टि प्रणाली से ही होती है, पर ये प्रेजेंटेशन का तरीका है, ये कोई अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे दोहरा खाता प्रणाली और इकहरा खाता प्रणाली में क्या अंतर है। सबसे पहला जो अंतर डिफरेंस बिटवीन डबल अकाउंट सिस्टम एंड सिंगल अकाउंट सिस्टम है वो ये है कि इनके वार्षिक खाते जो बनाने के तरीके हैं उसके बारे में। तो दोहरा खाता प्रणाली में वार्षिक खातों के अंतर्गत रेवेन्यू अकाउंट, नेट रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और जनरल बैलेंस शीट, ये 4 चीज़ें बनाई जाती हैं। जबकि इकहरी खाता प्रणाली मतलब सिंगल एंट्री सिस्टम में वार्षिक खातों के अंतर्गत आय व्यय खाता या लाभ हानि खाता, लाभ हानि नियोजन खाता और चिट्ठा बनाया जाता है। मतलब एक तो ये जो एनुअल अकाउंट्स हैं इनमें 4 बनते हैं, उनमें 2-3 ही बनते हैं। दूसरा अंतर है चिट्ठे के वर्गीकरण का। तो दोहरा खाता प्रणाली में चिट्ठे को 2 भागों में बनाया जाता है। जो स्थायी संपत्तियां हैं, स्थायी दायित्व, उनको पूंजी खातों में दिखाया जाता है और शेष संपत्तियां और दायित्व सामान्य चिट्ठे में दिखाई जाती है। जबकि इकहरी लेखा प्रणाली के अंतर्गत सभी संपत्तियां और सभी दायित्व एक ही चिट्ठे में प्रदर्शित किए जाते हैं। तीसरा अंतर है मूल्यह्रास के लेखांकन के बारे में। दोहरा खाते प्रणाली के अंतर्गत स्थायी संपत्तियों को पूंजी खाते में मूल लागत पर लिखते हैं और मूल्यह्रास को ह्रास कोष में जमा किया जाता है, जो कि डेप्रिसिएशन एक तो आगम खाते में आ जाता है, फिर ह्रास कोष को सामान्य चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाते हैं। जबकि इकहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत मूल्यह्रास को आय व्यय या लाभ हानि खाते में दिखाते हैं और चिट्ठे में संपत्तियों को मूल्यह्रास कम करके दिखाया जाता है, शुद्ध मूल्य पर दिखाया जाता है। इसी तरह से ह्रास की गणना जो करने का तरीका है उसमें भी अंतर है। दोहरा खाता प्रणाली के अंतर्गत मूल्यह्रास की गणना मूल लागत पर की जाती है, जबकि इकहरी लेखा प्रणाली के अंतर्गत ह्रास की अनेक विधियां हैं, जिसमें डिमिनिशिंग मेथड है, एन्युटी मेथड है, ज़्यादातर डिमिनिशिंग मेथड से। तो जो मेथड अलग अलग हैं उनमें से जो व्यापारी काम में लेता है उसके हिसाब से की जाती है। रिटर्न डाउन वैल्यू पे उसकी होती है गणना, यदि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड काम में लिया गया। आगे स्थायी ऋणों पर ब्याज का जो लेखांकन है उसके संबंध में भी अंतर है कि दोहरा खाता प्रणाली में ब्याज को शुद्ध आगम खाते में दर्शाया जाता है और इस कारण उसको लाभों का नियोजन कहा जाता है। जबकि इकहरी लेखा प्रणाली में ब्याज को आय व्यय खाते या लाभ हानि खाते में ही लिखते हैं, अर्थात ब्याज है वो व्यापार पर आवश्यक भार है, चार्ज है, नियोजन कीमत नहीं है। अब अगला अंतर है कि दोहरा खाता प्रणाली में जो लेखांकन है वो कुछ विशेष कंपनियों में ही अपनाया जाता है, जैसे रेलवे कंपनी है, बिजली कंपनी है या जल आपूर्ति कंपनी है जो सेवाएं प्रदान, रेलवे कंपनी है। जबकि इकहरा लेखा प्रणाली का प्रयोग करना प्रत्येक संस्था के लिए, कंपनी के लिए अनिवार्य है। सिंगल अकाउंट सिस्टम। उसके बाद लास्ट अंतर है संपत्ति के प्रतिस्थापन करने के संबंध में कि दोहरा खाता प्रणाली में पुरानी संपत्ति को अपलिखित नहीं करते हैं, नए खर्चे का कुछ भाग ही संपत्ति खाते में नाम किया जाता है, जैसा आपने समझा था कल। परंतु इकहरी खाता प्रणाली सिंगल अकाउंट सिस्टम में
पुरानी संपत्ति को अपलिखित कर दिया जाता है और नया पूरा का पूरा खर्चा संपत्ति खाते में नाम किया जाता है। ये आपके डबल अकाउंट सिस्टम का भाग पूरा हो गया। अब अपन बिजली कंपनी के लेखांकन के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे।